मैं अस्पताल की मीटिंग एरिया में अपने पति के साथ बैठी थी और वहाँ पे मैं परेशान थी। मेरा पति मुझे घूर-घूर कर देख रहा था। मैंने उसे एक नज़र उस पे डालकर फ़ौरन हटा लिया। मुझे वहाँ पर बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। सबसे सुन रखा था कि इस अस्पताल में एक मेल डॉक्टर इलाज करता है। मैं किसी मर्द से इलाज नहीं करवाना चाहती थी। मैं उसी उलझन की शिकार बनी हुई थी। न जाने वह मुझे कैसे-कैसे सवाल करेगा, क्या करेगा और मैं उसे कैसे जवाब दे पाऊँगी। मैं अपने पति से कहा था कि मेरा इलाज किसी लेडीज़ डॉक्टर से करवा दे, लेकिन वह कहने लगा कि मैंने सुना है कि इस डॉक्टर के हाथ में जादू है। उसने आज तक जितने भी औरतों का इलाज किया है, एक बार में भी उसे कामयाबी मिल जाती है। लेकिन मैं तो बहुत परेशान थी। मैं अपने इसी उलझन में उलझी हुई थी कि तभी नर्स वेटिंग रूम में आई और कहने लगी, मैसेज दी कि सोनू कौन। मेरा पति कहने लगा कि मेरी बीबी है और मेरा नाम सोनू है। मेरा पति मेरा हाथ कस के पकड़ लिया था। वह भी मेरे साथ खड़ा हो गया। लेकिन नर्स ने कहा कि डॉक्टर सिर्फ पेशेंट को ही चेक करता है। यह सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा नर्वस हो गई थी। मैं चाहती थी कि मुझे मेरे साथ मेरा पति भी चले। क्या डॉक्टर की हर बात को ध्यान से सुना और उसे सही से ही जवाब देना। मेरा पति मुझे समझा दिया। मैं घबराने की कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। किसी भी मेल से इलाज नहीं करा सकती थी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि यूँ आखिर डॉक्टर के तौर पर किसी मेल का औरत का इलाज करना कहाँ तक सही है। लेकिन मेरा ताल्लुक गाँव से था। मैं गाँव की रहने वाली थी, इसीलिए मुझे बहुत ही डर लग रहा था। उस नर्स के साथ डॉक्टर के रूम तक पहुँची। नर्स मुझे डॉक्टर के रूम के अंदर ले गई। सामने डॉक्टर को देखने के बाद मैं कुछ हैरान सी हो गई। उसके बारे में मेरे पति ने कहा था कि वह एक बहुत ही बुजुर्ग डॉक्टर है। आज तक उसके हाथ से कोई भी केस खराब नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से तो डॉक्टर को काफ़ी उम्र दराज होना चाहिए था, लेकिन यह बहुत नौजवान डॉक्टर था। यही कोई सोनू की उम्र का ही था। मुझे देखकर उसने मुझे सामने कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही नर्स कमरे से बाहर जाने लगी तो डॉक्टर कहा, दरवाज़ा अच्छे से लॉक कर देना। यह सुनकर मेरा दिल और भी बेचैन हो गया था। नर्स ने मुस्कुराकर दरवाज़ा लॉक कर दिया और वह कमरे में आकर चली गई। पहले तो उस डॉक्टर ने मुझसे जो सवाल था वो करने लगा और मुझे सबसे पहले गौर से ऊपर से नीचे निहारा। उसके बाद उसने सबसे पहले मुझसे सवाल किया, जो कि मैं सुन के बिल्कुल शर्म से पानी-पानी होने लगी थी। डॉक्टर कहने लगा कि कितने साल हो गए हैं? मैंने कहा 4 से 5 साल मेरी शादी के हो गए हैं। उसने पूछने लगा, पति से ताल्लुकात करते समय तुम खुश रहती हो ना? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस सवाल का मैं क्या जवाब दूँ। मैं शर्म की वजह से मेरी नज़रें झुक गई थी। डॉक्टर ने फिर से अगला सवाल किया, आप प्रेग्नेंट होने के लिए कब से दवाइयाँ का इस्तेमाल कर रही हो? मैंने कहा पिछले 2 साल से। डॉक्टर ने कहा, क्या इससे पहले तुम कभी प्रेग्नेंट हुई थी? मैंने कहा जी हाँ, शादी के 1 साल बाद ही मैं प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन मैं उसे बच्चे को जन्म नहीं दे पाई क्योंकि वह बच्चा जन्म लेने से पहले ही मर गया था। मैंने जानबूझकर डॉक्टर से सच छुपाया था। मैं डॉक्टर को नहीं बता सकती थी कि मेरा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही कैसे मेरे पेट में मार दिया गया था। मेरी बात सुनकर पास डॉक्टर आने लगा। अच्छा ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद वह बोला कि सामने बेड पे लेट जाओ, मैं अब आपका चेकअप करना चाहता हूँ। यह सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा कि मैं यूँ आपसे चेकअप नहीं करवा सकती। मेरे पास तो डॉक्टर ने बोला कि मेरे पास बात करने का टाइम नहीं है। कुछ देर तक वह मुझे देखता रहा और फिर मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानती थी कि मैं एक मेल डॉक्टर हूँ? अपना इलाज करवाने आई हैं आप? जैसे उसके लफ्ज़ों में बेशर्मी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा डॉक्टर है। मैंने उससे कहा कि आपके पास एक लेडी डॉक्टर रखना चाहिए आपको। वह कहने लगा कि आप मुझे अब सिखाएंगी कि अपने मरीज़ को कैसे मुझे देखना है और कैसे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपके कहने से मैं कुछ नहीं करूँगा। और वह गुस्सा होने लगता है। चेकअप हर औरत का मैं ही करता हूँ, उनमें से कभी किसी की कोई ऐतराज़गी नहीं हुई। अगर आपको इतना ही ऐतराज़ था तो आपने यहाँ तक क्यों आया? नहीं आना चाहिए था। बेकार के मेरा टाइम ख़राब कर रही हैं। यह कहते डॉक्टर ने सामने टेबल पर रखी बेल बजाई और नर्स कमरे से बाहर से कमरे के अंदर आ गई। शायद दरवाजे की चाबी बाहर में ही लगी हुई थी, जिसे उसने लॉक खोलकर डॉक्टर के पास नर्स आ गई। उसने कहा, इनके पति को अंदर बुलाओ। कुछ देर के बाद सोनू नर्स के साथ अंदर आ गया। अंदर आया। डॉक्टर ने उससे भी सामने पे कुर्सी पर बैठने का इशारा कर दिया। डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी मेरे साथ बिल्कुल भी चेकअप कराने को तैयार नहीं है। यह कह रही हैं कि मुझे यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर रखना चाहिए था। देखो, अगर आपको मुझसे इलाज नहीं करवाना है तो मेरा टाइम बर्बाद मत करो।
करने की क्या ज़रूरत है। यह सुनकर सोनू ने मुझे गुस्से वाली नज़रों से देखा था। डॉक्टर कहने लगा कि आप उनके साथ वापस अपने बीवी को अपने साथ लेकर जाओ। पहले आप अपनी बीवी का मन बनाओ, उसके बाद अपनी बीवी का इलाज मुझसे करवाने के लिए आना, या फिर मन नहीं आना। दिल राजी हो जाए तो फिर लेकर आ सकते हो। यह सुनकर सोनू ने मुझे गुस्से से उठने का इशारा किया। मैं खामोशी से नज़र झुकाकर कमरे से बाहर निकल गई। वापस जब घर पर जाने लगी तो रास्ते भर ड्राइव करते हुए सोनू मुझे यह बात सुनाता रहा कि अगले 4 सालों से मैं तुम्हारा इलाज करवा चुका हूँ, लेकिन तुम प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हो, और हर जगह से मुझे मायूसी हुई है। उस डॉक्टर की गारंटी है कि उसके इलाज के तुरंत बाद ही महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। कभी भी उसका खराब केस नहीं हुआ है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया था। लेकिन तुम्हारे तो नखरे शुरू हो गए हैं। आखिर चाहती क्या हो तुम? देखो, अगर तुम्हारी यही हरकतें रही तो मैं तुम्हें ज़्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल दूँगा। मुझे हर सूरत में अपने ख़ानदान के लिए एक वारिस चाहिए, और तुम जानती हो कि मुझे एक बच्चे की सख्त ज़रूरत है। मुझे इसी साल अपनी खुद की औलाद चाहिए। सोनू के मुँह से यह बात सुनकर मैं तड़प कर सोनू की तरफ देखने लगी। मैंने कहा कि सोनू, शादी के कुछ ही महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। उस वक्त आपने मेरे साथ जुल्म किया। आपने जुल्म करके मेरा अबॉर्शन करवा दिया। सारी खराबी इसी वजह से हुई है। अगर मैं बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें आपकी गलती है, मेरी नहीं। और अब आप चाहते हो कि मेरा इलाज एक मेल डॉक्टर करे। तो मैं आज गुस्से से जैसे कि फट पड़ी थी सोनू के ऊपर। मैंने सोनू से साफ साफ कह दिया कि मुझे ऐसा इलाज किसी भी मेल डॉक्टर से नहीं करवाना है। मेरी बात सुनकर सोनू ने गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ बढ़ा दी थी। मेरे दिल पहले से ही डरा हुआ था। मैं जानती थी कि वह गुस्से में ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं खामोश हो गई और खिड़की से बाहर देखने लगी। मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि वह बहुत तेज़ी से गाड़ी चला रहा था। लेकिन अगर मैं उससे कहती कि मैं डर रही हूँ तो वह गाड़ी की स्पीड स्लो कर ले, वह और भी तेज़ बढ़ा देता। वह ऐसा ही था, जज्बाती। इन 4 सालों में मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी। मेरी किस बात पर वह गुस्सा आ जाए उसको, और किस बात पर वह खुश हो जाए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और गुस्से में वह पागल हो जाता था, फिर उससे कुछ भी नज़र नहीं आता था। सोनू का गुस्सा सहन करने के लिए मैं मजबूर थी। उसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैं वैसे भी बहुत ही गरीब खानदान से थी। वैसे तो मैं तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, लेकिन इकलौते बच्चे को जो लाड प्यार मिलता है वह मुझे नहीं मिला था। लाड प्यार भी बच्चों को तभी मिलता है जब घर में खुशी होती है। हमारे घर में तो मैं हमेशा गरीबी ही देखी थी। जब मैं बहुत छोटी थी तो पापा का एक्सीडेंट हो गया था और उनके दोनों टांगें इसी एक्सीडेंट में चली गई थी। तब से मेरी माँ दूसरों के घरों में काम करती थी और तभी घर में चूल्हा जलता था। पापा के अंदर ज़िंदगी जीने का जो है ख़त्म हो चुका था इच्छा। वह चारपाई पर पड़े अंदर ही अंदर घुटते रहते थे। और जब मैं 15 साल की हुई तो पापा इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। मेरी माँ तो पहले काम करती थी। पापा के जाने के बाद तो उन्होंने वैसे भी काम उन्हें करना ही था, क्योंकि कमाने वाला घर में कोई नहीं था, और काम कर मुझे पाल रही थी। 5वीं क्लास के बाद ही मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हालांकि मेरी माँ ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था कि मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, लेकिन मेरा मन पढ़ाई में बिल्कुल ही नहीं लग रहा था। इसीलिए इतनी ज़्यादा दिक्कत अगर मैं पढ़ लिख लेती तो आज इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अगर मैं पढ़ लिख लेती तो मम्मी को जो पैसा मिलते थे जैसे तैसे करके वह मेरी फ़ीस भर देती थी और आगे भी मुझे पढ़ाना चाहती थी। वह मुझे समझाती कि पढ़ाई के बिना ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ ने कहा कि मेरी तो जैसे तैसे ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें कुशल ज़िंदगी देने के लिए पढ़ाई लिखाई करवाना चाहती हूँ। अपने पैरों पर आप तुमको खड़ी होने के लिए मैं ये सब कर रही हूँ। तुम अपने पैरों पे खड़ी हो जाओगी तो किसी की मोहताज नहीं रहोगी। लेकिन मैंने कभी भी पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लगाया। माँ के काम पर जाने के बाद मैं अपनी सहेलियों के साथ घूमने फिरने निकल जाया करती थी। जब माँ ने मुझे पढ़ाई के लिए परेशान करना बंद कर दिया था, क्योंकि वह भी समझ चुकी थी कि अब मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी। अब ज़िंदगी यूँ ही गुजरने लगी थी। जब मैं 20 साल की हो चुकी थी तो मम्मी की एक सहेली थी जो शादी के बाद शहर में रहने लगी थी। मम्मी की सहेली का जो मायका था हमारे गांव में ही था। एक बार जब वह अपने मायके आई तो मुझे भी मिलने आ और अपने इकलौते बेटे सोनू के लिए मुझे पसंद कर गई। हालांकि मेरी माँ ने उनसे कह दिया था साफ साफ कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरी मम्मी की सहेली जो थी बहुत मुझे पसंद
कर गई थी क्योंकि मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। और वैसे भी वह मम्मी की भी बोझ हल्का करना चाहती थी क्योंकि मम्मी अब बीमार रहने लगी थी। इसीलिए अपने बेटे सोनू के साथ मेरी शादी कर दी। मेरी और सोनू की शादी को 5 महीने ही हुए थे, मेरी माँ इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। ख्यालों की दुनिया में एकदम से मैं चौंक कर निकली थी क्योंकि गाड़ी घर के सामने बड़ी ज़ोर का जो ब्रेक लगा था और ब्रेक लगने की वजह से मेरे सामने वाले बोर्ड से सर टकराते बच गया था। मेरे उतरने से पहले ही सोनू गाड़ी से उतरा और गाड़ी का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से बंद कर दिया। घर के दरवाजे का ताला खोलने लगा। यह देखकर मैं समझ गई कि आज फिर से मेरी क़यामत आने वाली है। मुझे तो ऐसा लगता था कि यह दिमागी मरीज है। जब से मेरी शादी हुई थी तब से मुझे कोई खुशी नसीब नहीं हुई थी। मुझे एक बात समझ नहीं आती थी कि कब कोई बात पर यह इंसान के मिजाज के खिलाफ हो जाए और यह मेरी ज़िंदगी को नर्क बना दे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। उसने मुझे बाजू से दबोच कर पकड़ा और घसीटते हुए अंदर कमरे में ले गया। मुझे बेड पे पेट के बल लिटा दिया और कहने लगा, बहुत ज़्यादा ज़बान चलने लगी है तुम्हारे मेरे सामने तुम्हारी इतनी ज़बान कैसे चली? मुझे बेहद पसंद नहीं है ज़ुबान चलाना तुम्हारा, तुम अच्छी तरह से जानती हो। फिर भी आज माफ़ कर रहा हूँ। आगे से मेरे सामने तमीज़ के साथ पेश आना। और एक बात और, मेरी कान खोल कर सुन लो। मैं कल तुम्हें दोबारा उस डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा और तुम्हें खामोशी से उससे चेकअप करवाना पड़ेगा। किसी कदर गुस्से से सोनू मुझसे कह रहा था। मैं जानती थी कि अगर मैं उसकी बात से इनकार करूंगी तो वह मुझे जान से मार डालेगा और वारिस के जिद में उसको जुनून चढ़ा था। गुस्से में कुछ भी दिखाई उसको नहीं दे रहा था। मैं भी अपनी जुबान बंद कर रखी थी और कुछ भी नहीं कह रही थी। अगले दिन वह मुझे इस डॉक्टर के पास दोबारा ले गया। जब मैं उस डॉक्टर के कमरे में गई तो वह मुझे देखकर ताज्जुब होकर मुस्कुराने लगा। फिर कहने लगा, बेड पर लेट जाओ। मैं बेड पे खामोशी से लेट गई। उसके बाद जब उसने कमरे की लाइट बंद कर दी तो मेरे होश उड़ गए थे। मैं सोचने लगी कि कौन सा जगह था जो लाइट बंद करके मेरे साथ कौन सा इलाज करने वाला था। आपने लाइट क्यों बंद कर दिया? मैंने डॉक्टर से पूछा। वह कहने लगा, मेरा इलाज का यही तरीका है। वह कहकर डॉक्टर मेरे पास आ गया। उस कमरे में हल्की हल्की सी रोशनी थी, शायद खिड़की से आ रही थी। मेरा दिल पूरी तरह से घबरा रहा था और मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी। अब वह मेरे बहुत करीब आ चुका था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी सोनू से हुई थी तो वह दोनों माँ बेटे ही थे। सोनू का ना कोई बड़ा भाई था ना कोई बहन थी। उसके पापा भी जिंदा नहीं थे। मेरी सास बहुत अच्छी थी लेकिन सोनू का जो स्वभाव था मेरे साथ ऐसा ही था। कभी कभी खुश हो जाता तो कभी कभी उसके मिजाज का पता ही नहीं चलता था कि क्या करने लगता। मेरे समझ से बाहर था। कभी कभी तो मेरी बड़ी से बड़ी बात को यह नज़रअंदाज कर जाता और कभी कभी ज़रा सी बात पर भी लड़ने लगता। जब तक मेरी सास जिंदा थी सोनू की माँ तो मेरे खातिर लड़ जाती थी। कहती थी, क्यों तुम इस बेचारी के पीछे पड़े रहते हो? वह तो तुम्हारे सामने जुबान भी नहीं चलाती है, वह खुद चुपचाप रहती है। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, थोड़ा अपने अंदर बदलाव करो और थोड़ा गुस्सा कम करो। वक्त बढ़ते गया और झगड़ा अच्छी वक्त पे नहीं लगती है। शादी को 1 महीना गुजरा था और 1 महीने में ही मैं सोनू से तंग आ चुकी थी। इसी 1 महीने में मेरे पे सोनू कई बार हाथ भी उठा चुका था। मैं उससे हाथ पैर जोड़ के जब विनती करती थी तो वह उसे मनाने के लिए तो वह मानता था। अगर वह किसी बात पर नाराज़ हो जाया करता था तो जब तक उसके सामने रोते हुए हाथ जोड़कर माफ़ी नहीं मांगती वह बिल्कुल भी नहीं मानता था। 1-2 बार वह मुझे हाथ भी उठा चुका था। छोटी छोटी बातों पर ही वह इतना गुस्सा हो जाता था, मेरे ऊपर हाथ उठा देता था। कभी कहता कि तुम शॉर्ट को अच्छे से प्रेस नहीं की हो, कभी कहता कि तुम चाय अच्छी नहीं बनाती हो। हालांकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि जैसे जैसे उसे पसंद है वैसे वैसे काम करूं, लेकिन वह किसी तरह से भी राज़ी नहीं होता था। शादी के कुछ महीने बाद ही जब मैं पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी, जो हाल मेरा सोनू ने किया था, सुनने वालों की शायद प्रभु का भी हाथ कांप जाएगा। जब मैं पेट से हुई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मेरी सास मुझे करीबी क्लिनिक पर ले गई। डॉक्टर ने मेरा 1-2 टेस्ट करवाया और वह यह खुशखबरी सुना दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं सोची कि यह सुनकर बिल्कुल ही सोनू खुश हो जाएगा। मेरी सास तो बहुत ही खुश थी। वह मुझे ऐसा लगा था कि सोनू अब सुधर जाएगा। अपने बच्चों की जो ख्याल उसको आने लगेगी तो वह मेरी बात मान लेगा। लेकिन मेरी यह बहुत बड़ी गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी सास ने सोनू को यह खबर सुनाई तो एकदम से वह गुमसुम हो गया और आंखें गुस्से से लाल होने लगी थी। मुझे लगता था जैसे वह अपने आप में गुस्सा हो
पी रहा है। यह देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह खबर सुनकर गुस्सा क्यों आया है, और मैं कमरे में अपने चली गई। जब मैं कमरे में गई तो वह बहुत सिगरेट पी रखा था। पूरा कमरा धुआं भरा पड़ा था। जब मैं साइड टेबल पर देखा तो वहाँ पर सिगरेट के टुकड़ों से वह टेबल भरी हुई थी। हमारी शादी को अभी कुछ महीने ही हुए और तुम्हें बच्चा पैदा करना है। गांव की जाहिल औरत सोनू ने इस जुबान से मुझे बातें करने लगा और दांतों को कुछ देर तक पीसने लगा। बोला कि मैं 2 साल तक अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहता हूँ अपने तरीके से, और मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी मेरे से नहीं होगी। सोनू बोलने लगा कि मैं जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता हूँ। सोनू के मुंह से यह शब्द सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, सोनू, यह तो भगवान की देन है और भगवान की मर्जी से होता है, मेरे चाहने ना चाहने से नहीं हो सकता है। मेरी बात सुनकर सोनू कहने लगा, लेकिन मेरी औलाद मेरे कहने से ही पैदा होगा, भगवान की मर्जी से नहीं चलेगा। जब मैं चाहूँगा तब वह इस दुनिया में आएगा और जब मैं नहीं चाहूँगा तो वह इस दुनिया में नहीं आ सकता है। सोनू की जुबान से ऐसी बोली सुनकर मुझे बहुत रोना आ रहा था। वह कहने लगा, अभी मुझे कोई बच्चा नहीं चाहिए। मैं 2 साल अपनी शादी को एंजॉय करना चाहता हूँ। कल मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँगा और तुम्हारा अबॉर्शन करा दूँगा। यह सुनकर मैं अचानक ही सोनू की तरफ देखी थी। मैंने कहा, सोनू, मैं यह सब नहीं करवाऊंगी। यह तो एक गुनाह है। जो बच्चे दुनिया में आया ही नहीं है, भला दुनिया में आने से पहले ही उसकी जान कैसे ले सकती हूँ। मैं उस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। सोनू गुस्से से कहने लगा, तुम होती कौन हो इस बात का फैसला करने वाली? मेरी औलाद है, इसका फैसला भी मैं ही करूँगा। मुझे उसे अब इस दुनिया में नहीं लाना है। यह कहते हुए सोनू लैपटॉप बंद कर दिया और सो गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। न जाने अब क्या होने वाला था। सुबह जब सोनू के उठने से पहले ही मैं उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने सारी बात अपनी सास को बता दी। सोनू कमरे से बाहर आया और मुझे अस्पताल ले जाने लगा। तब मेरी सास कहने लगी कि सोनू, वह कहीं नहीं जाएगी, और खबरदार, जो तुमने बच्चों को ख़त्म करवाने के बारे में भी सोचा तो। सोनू मुझे गुस्से से देखा। मैं सहम और अपनी सास के पीछे खड़ी हो गई थी, छुप गई थी। वह गुस्से से मुझे घूरता हुआ बाहर चला गया। 3 दिन तक घर नहीं आया। अब मुझे सोनू की फिक्र सताने लगी थी, क्योंकि गुस्से में वह अंधा हो जाता था और कुछ भी कर गुजरता था। मेरी सास मुझे तो कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन वह भी परेशान लग रही थी। 3 दिन बाद सोनू आया, तभी उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने खाना रखा तो उसने प्लेट उठाकर ज़मीन पर फेंक दी। कहने लगा, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाओ। मेरी सास भी यह सब तमाशा देख रही थी और मुझसे कहने लगी कि जाओ, तुम अपने कमरे में चली जाओ। मैं अपने कमरे में चली आई और फुट फुट कर रोने लगी। मेरे साथ सोनू को बड़े प्यार से मेरी सास समझा रही थी, लेकिन वह बिल्कुल खामोश था। मैं जानती थी कि उसके खामोशी का मतलब क्या है। मैं सोच रही थी, अब उसकी बात पर कोई एतराज़ नहीं करूँगी। उसकी औलाद है, चाहे जिंदा रखे या मार दे। अब मुझे ज़िंदगी सोनू के साथ ही गुजारनी है, तो फिर मैं सोनू के साथ लड़ झगड़ कर क्या करूँगी? और ऐसी ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती है। जैसे ही सोनू कमरे में आया, इससे पहले कि मैं उसे यह सब कहती, वह चाहता तो मेरी बातें सुन लेता, लेकिन वह सुनने को तैयार नहीं था और मेरी बातें सुना नहीं। उसने मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया और फिर मेरे पेट पर ज़ोर ज़ोर से लात मारने लगा। मैं चीखती चिल्लाती रही। कहने लगा, मैं बहुत आसानी से इस झंझट को ख़त्म करवाना चाहता था, लेकिन तुम भूल गई कि तुम मुझसे जिद करोगी, तुम्हारी यही हाल होगा। अब मैं इस झंझट को ख़त्म कर दूंगा। मेरी सास मेरे चीखें सुनकर दरवाज़ा बजाने लगी। मेरी सास ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजा रही थी। मेरी चीखों से कमरा गूंज उठा था और मेरी चीख सुनकर मेरी सास परेशान हो गई थी और रो रो कर दरवाज़ा बजा रही थी। सोनू से विनती कर रही थी कि सोनू, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, यह जुर्म मत करो। लेकिन सोनू ने कमरे का दरवाज़ा नहीं खोला और उसने मुझे इतना मारा कि मैं बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। मेरी नसें इतनी तेज़ थी कि आस पड़ोस के कई घरों में मेरी चीखें सुनाई दे रही थी। मेरी सास कमरे से बाहर खड़ी रो रही थी और कमरे का दरवाज़ा बजा रही थी। सोनू से कह रही थी कि सोनू, भगवान के लिए जुल्म मत करो, दरवाज़ा खोलो, तुम क्या कर रहे हो? लेकिन सोनू ने दरवाज़ा नहीं खोला। जब तक मैं अंदर मेरे नन्हे मुन्ने जो बेजुबान था ख़त्म न हो जाए, उसने
मारता रहा। मेरी आंखों से आंसू बह गए थे। सोनू ने कमरे का दरवाज़ा खोला और कमरे से बाहर चला गया। मेरी सास दौड़ती हुई मेरे पास आई, लेकिन मेरी हालत देखकर पूरी तरह से घबरा उठी थी। मुझे लग रहा था कि अब मैं आज मर जाऊंगी। मेरी सास मुझे दौड़ के अस्पताल लेकर गई और वह तो पत्थर बनकर बैठा हुआ था। मेरी सास ने फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और मुझे अपने साथ अस्पताल लेकर गईं। 3 दिन मैं अस्पताल में भर्ती रही, बाद में घर वापस आ गई थी। सोनू ने मुझे बिल्कुल भी बातचीत बंद कर दी थी। मैंने भी सोनू से बातचीत नहीं की थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। कुछ भी सोनू ने मेरे साथ किया था। मेरे दिल चाहता था कि मैं उस पत्थर दिल आदमी के शक्ल भी न देखूं। आज अपनी गलती का बुरी तरह से पछतावा हो रहा था। मैं अपनी माँ की बात मानकर कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। उस गंदे की शक्ल नहीं देखना चाहती थी। उसे छोड़कर मैं कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी कर लेती और अपनी ज़िंदगी गुजार लेती, लेकिन अब मैं लाचार थी। उस आदमी के टुकड़ों पर पल रही थी। मेरे सर पर हाथ रखने वाला अब कोई नहीं था। मेरा बाप था, ना मेरी माँ थी, और ना ही मेरे आसपास कोई मेरा रिश्तेदार था, ना ही मेरे पास ना पढ़ाई थी। और सोनू मेरी इसी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा था। मेरी सास बहुत अच्छी थी और मेरा ख्याल अच्छे से रख रही थी, लेकिन वह भी बहुत बुरी तरह से बीमार हो चुकी थी और बीमारी से ग्रसित हो चुकी थी। थोड़े ही दिनों के बाद सोनू की माँ भी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। थोड़े ही दिन के बाद सोनू से अपनी बातचीत भी मैंने शुरू कर दी थी और जो कुछ हो चुका था जो कुछ हुआ था उसको मैं ख्वाब समझ के भूलना चाहती थी और मैं वापस उस याद को नहीं करना चाहती थी। 1 साल तक सोनू मुझे न जाने कौन सी मेडिसिन खिला रहा था, क्योंकि उसे बच्चा चाहिए नहीं था। इस दौरान मेरी सास भी इस दुनिया को अलविदा कह गई थी और यहाँ पर मेरी हिम्मत टूट गई थी, क्योंकि मेरी सास अब मेरे पास नहीं थी और अब तो सोनू को खुली छूट मिल गई थी। उसको जो मन करता था वह करता, मेरे ऊपर हाथ उठाता, चिल्लाता, बर्तन तोड़ देता, पानी की उसको यानी कि जो उसकी मर्जी करता था वह कहता और करता था। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, और यह सुनकर मेरे दिल काफ़ी दुखी हो जाता था, क्योंकि मुझे बच्चा चाहिए था। उस समय के बाद उसने दवाइयाँ खिलाना मुझे बंद कर दिया था, लेकिन 1 साल के बाद भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई। फिर सोनू मुझे लेडीज डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी में तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसकी वजह से तुम कभी माँ नहीं बन सकोगी। मेरे पति ने मेरे साथ जो भी जुल्म जाती की थी, शायद उसी की वजह से भगवान ने यह खुशी मुझसे छीन ली थी। और फिर मुझ पर यह राज फिर मुझे एक दिन यह राज भी खुल गया कि असल में सोनू को औलाद क्यों चाहिए। दरअसल मेरी सास अपनी सारी जो जायदाद थी सोनू के वजह से अपने पोते के नाम पर कर गई थी, इसीलिए सोनू को जो भी औलाद होगी वह सारी जो जायदाद थी वह असली हकदार होगा। जब तक कि सोनू की कोई औलाद नहीं हो जाती तब तक सारी जो जायदाद थी वह सरकार के पास रहेगी और उसको लिमिटेड खर्चा दिया जाएगा। यह बात भी मुझे सोनू ने लड़ते लड़ते एक दिन बता दिया। बात अब मैं समझ गई थी। उसे औलाद से कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे तो सिर्फ जायदाद चाहिए थी, जो कि उसकी माँ ने सोनू के आने वाले औलाद के नाम पर कर गई थी। और फिर उस डॉक्टर के बारे में सोनू को मालूम हुआ तो मुझे उसके पास ले गया। डॉक्टर अंधेरे कमरे में जब मेरे पास आया, उसने मुझे इंजेक्शन लगाया, जिससे कि मैं बेहोश हो चुकी थी। मैं नहीं जानती थी कि कितने दिन तक मैं बेहोश रही, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं उस अस्पताल में प्राइवेट रूम में थी। मेरे हाथ में ड्रिप लगे हुए थे। मुझे अपना जिस्म बहुत बेजान सा महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे कुछ भी याद ना था। कुछ देर बाद वही डॉक्टर कमरे में आया, फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। कह रहा था कि हाँ, सब काम ठीक ठाक से हो चुका है और आपकी बीवी पेट से है और 9 महीने बाद एक बच्चे को जन्म भी देगी। यह सुनकर तो मेरे दिमाग चक्कर काटने लगा कि यह आखिर कब से मैं यहाँ अस्पताल में थी और कब से मैं बेहोश थी और मेरे साथ आखिर क्या क्या हुआ था। मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आखिर मेरे साथ क्या हुआ था, एक के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगे थे। उस डॉक्टर ने जब मुझे होश में देखा तो मुस्कुराने लगा, कहने लगा, आपको कैसा महसूस हो रहा है, ठीक तो है ना आप अभी किसी भी बात का आपको टेंशन नहीं लेना है, आप पेट से हो चुकी हैं। तब मैंने डॉक्टर से बोला कि मेरी बात यह सुनकर मुस्कुराने लगा। मुझे कहने लगा, आपकी ही तो मैं इलाज कर रहा था, आपके पति के इजाज़त से मैं आपका इलाज किया। मैंने कहा, मैं कब से बेहोश हूँ, क्या किया गया है मेरे साथ बताइए, क्योंकि मुझे तो लेडी डॉक्टर
जवाब दे चुकी थी, मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। वह कहने लगा, आप सिर्फ 9 दिन के लिए बेहोश थी। हमने आपका अंदरूनी इलाज किया है। आपके पति को इलाज चाहिए था और वह भी एक नेचुरल तरीके से होना चाहिए, और यह सब मुश्किल लग रहा था, इसीलिए यह सब किया और वह हो गया जो आपका पति चाहता था। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। कैसे अंधेरी नगरी थी, मुझे सोनू से नफरत थी। उससे महसूस होने लगी थी कि वह अपनी बात मनवाने के लिए किस हद तक जा सकता था। मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ, हैरान हो गई थी। 9 महीने के बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। जिस दिन मेरा बेटा पैदा हुआ उस दिन सोनू अपने ऑफिस में था। जब डॉक्टर ने फ़ोन करके बताया कि तुम्हें बेटा हुआ है, तो वह दौड़ते हुए अस्पताल पहुंच रहा था कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। वह उस बच्चे को 1 मिनट भी उसको देखना नसीब में नहीं था। वह उस वक्त मर चुका था। मुझे उसके बारे में पता लगा कि वह मर गया, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं था। और मैं जब उसके मरने का खबर सुना तो मुझे और भी खुशी हो रही थी, दुख नहीं हो रहा था। वह जिस तरह की बातें करता था, यानी खुद को भगवान से भी ऊपर समझने लगा था। भगवान को ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी और मौत सिर्फ भगवान का हक है। ऐसे ही कुछ सोनू भी कर रहा था दावा। जब वह चाहे अपने बच्चे को दुनिया में ला सकता है और जब चाहे मार सकता है, लेकिन वह नहीं जानता था कि इंसान से बढ़कर भगवान है। भगवान और उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिल सकता है। जब भगवान की लाठी चलती है तो लाठी में आवाज़ नहीं होती है। अपने बेटे को मैंने सीने से कस के लगा लिया था और सोनू की बॉडी को घर लाया गया और उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया, लेकिन मेरी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहे थे। सब लोग समझ रहे थे कि मुझे इसके मौत का सदमा लगा है, इसीलिए मेरी आंखों से आंसू नहीं गिर रहे, लेकिन मुझे कोई सदमा नहीं लगा था। मुझे सोनू के जाने का कोई दुख नहीं था। सोनू के जाने के बाद ज़िंदगी धीरे धीरे अपने रास्ते पे आने लगी थी। मैं अपने बच्चों की परवरिश दिल जान से करने लगी थी। मेरी सास ने जो प्रॉपर्टी थी वह अपने पोते के नाम पे जो करके गई थी, वह कानूनी तौर पर मेरे पास आ चुकी थी, और इतना प्रॉपर्टी थी कि अब मैं ज़िंदगी भर भी बैठकर खाती तो आराम से मेरी ज़िंदगी गुजर जाती। मैंने अपने बेटे को ही अपने जीने का मकसद बना लिया था। दोस्तों, आज यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।